रक्षा सूत्र में पहली बार हम बात करेंगे रक्षा मंत्रालय के उस अभिन्न अंग की जो मंत्रालय में जान फूंकने का काम करता है। नमस्कार, ये है डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पॉडकास्ट रक्षा सूत्र और मैं हूँ उसकी सूत्रधार शैलजा। आज हम जानेंगे रक्षा मंत्रालय के बेहद खास डिपार्टमेंट के बारे में। नाम है डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट। हम जानेंगे कि इस विभाग का विजन क्या है, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स 2025 को लेकर क्या कुछ नया किया जा रहा है, यूएन पीस कीपिंग में भारत की छवि और वो हर पहलू जो रक्षा बजट को एक इकोनॉमिक इंजन में बदल रहा है। मेरे साथ स्वागत करें आज के हमारे खास मेहमान का, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स डॉक्टर मयंक शर्मा सर। सर, इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 7 जुलाई से 9 जुलाई 2025 की तारीख काफ़ी अहम थी क्योंकि इस दौरान कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ द डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट को आयोजित किया गया। इसी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें बताएं कि इस साल इस कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खास रहा। इस कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस में एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया है रक्षा मंत्री जी ने, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और ये 3 दिन की जो कॉन्फ्रेंस है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा परिवर्तन एक सरकारी विभाग में लाने जा रही है। हमारे इतिहास में जो कि 278 साल का हमारा डिपार्टमेंट है, उस इतिहास में एक नया पन्ना हम जोड़ने जा रहे हैं, नया अध्याय लिखने जा रहे हैं, जब हम अपने डिपार्टमेंट को डिफेंस फाइनेंस से डिफेंस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स की तरफ ले जाएंगे। Right, sir. And tell us more about the functions of this department, sir, and how this change is going to happen. आपने क्या विजन रखा है? Now, जब हम बात करते हैं that we are changing the department from finance to finance and economics, it means a lot of things because total orientation of the department now will have to change. We have 4 important functions: financial advice, audit, accounting, and payment. Now, this department is unique in the sense that in government, probably this is one of the rarest departments which does all the 4 functions, and in a complex ministry like Ministry of Defense, where there's a huge budget. Now, this year's budget is 6.8 lakh crore. Now, that's the quantum of budget that we're handling. So, budget and accounting, financial advice, payment, they are core functions we've been doing over a period of time. But we have to now totally reorient all the core functions in order to meet the requirements of finance and economics. If you heard the speech of Honorable Raksha Mantri ji on the inauguration day, he's given certain directions. One is that we have to become a center of excellence in defense finance and economics, for which he has already released the vision document. What we have done is we are talking about structural reform, we are talking about institutional change, we are talking about process and procedural change. But it's not easy to talk about these changes in isolation. You know, no department can change, no individual can change unless you can bring about a change in the culture of the organization. So to bring about that cultural change, we are doing a lot of work in capacity building, in training, in reorientation. Right, sir. आपने बहुत ही आसान शब्दों में बिहाइंड द सीन्स लगातार काम कर रहे इस विभाग के बारे में बताया। सर, डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के नए मोटो पर बात करते हैं, विच इज अलर्ट, अजाइल एंड अडेप्टिव। ये 3 शब्द ही क्यों चुने गए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। देखिए, अगेन जैसे मैंने अभी बताया कि विजन डॉक्यूमेंट ऑनरेबल आरएम ने रिलीज़ किया है। जो हमारा मोटो है वो 3rd है। सबसे पहले एक विजन डॉक्यूमेंट, उस विजन डॉक्यूमेंट से निकला है मिशन स्टेटमेंट, और मिशन स्टेटमेंट से निकला है मोटो। हम लोगों ने जो इस बार अपने डिपार्टमेंट को रीओरिएंट किया है और रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, फ्रॉम बीइंग अ टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक और स्टैटिक डिपार्टमेंट, now we are changing totally into a dynamic department. It's a living organization. When you say a dynamic department and a living organization, उसको हम हमारे लिस्टर्स को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर बताएं। एक लिविंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट है, उसमें जो हम कार्य अब करेंगे वो एक स्थिर अवस्था में नहीं करेंगे। जैसे जैसे जो नेशनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है वो बहुत डायनेमिक है, बहुत चेंज होता है। जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो बहुत डायनेमिक है, बहुत चेंज होती है। ऐसे में अगर आप स्टैटिक रहेंगे तो आप शायद उन चैलेंजेस को मीट नहीं कर पाएंगे। तो जो विजन डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया है वो इस ढंग से बनाया है कि जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है, हमारा अपना ओरिएंटेशन, फोकस एंड ऑब्जेक्टिव चेंज होगा। और जो मिशन स्टेटमेंट हमारा है, उसको टोटल रीओरिएंट हमने कर दिया नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स के साथ। अगर आप मिशन स्टेटमेंट पढ़ें, वो 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें करता है। एक, ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सीलेंस इन परफॉर्मिंग आवर कोर फंक्शंस फॉर डिफेंस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। 2, दे आर ऑल रीओरिएंटेड टूवर्ड्स नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स। तो अगर हमारी सारी फंक्शन ऑब्जेक्टिव नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट में चला गया, तो जैसे जैसे वो सिचुएशन डायनेमिक होती है, वैसे ही वैसे हमें अपने आप को रीओरिएंट करना पड़ेगा। तब निकलता है मोटो, अलर्ट, एजाइल एंड अडेप्ट।
अब अगर आपको लाइव ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करना है, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, जो भी चेंजिंग एनवायरनमेंट है आपको टोटली स्कैन करना पड़ेगा, हर वक्त आपको देखना पड़ेगा क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या नई रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की, नेशनल सिक्योरिटी की क्या रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ अलर्ट। एजाइल होना पड़ेगा। यदि आपने एक बार देख लिया कि नई रिक्वायरमेंट क्या है तो एजिलिटी के साथ आपको इमीडिएटली अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अडेप्ट करेंगे आप विथ 4, हमने 3 E's की नहीं 4 E's की बात की है। नॉर्मली फाइनेंस में हम लोग बात करते हैं 3 E's की, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस, लेकिन हम जा रहे हैं फाइनेंस इकोनॉमिक्स की तरफ एंड लिविंग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, तो हमने 4th E ऐड किया है, वो है एंटरप्राइज। तो एंटरप्राइज से क्या मतलब होता है? DAD में जो चौथा ई जोड़ा गया है उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए। एंटरप्राइज का मतलब है यू हैव टू बी वेरी इनोवेटिव, यू हैव टू मीट द रिक्वायरमेंट in a manner which meets the needs of the defense services, and therefore you have to be totally innovative, very enterprising, out of the box thinking. You will have to find solution. So the whole department will now be solution oriented, which means you are a part of the solution, which means integration with the services, integration with the decision making, a total package. As a department we have to come together as a total package for the Ministry of Defense as well as for the services. So that is what we want to talk about. जी बिल्कुल। और अब इस कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस के इनॉग्रेशन डे पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने जो विजन दिया उसके बारे में आपसे बात करना चाहूंगी, लेकिन सबसे पहले अपने लिसनर्स को सुनाना चाहूंगी कि उन्होंने क्या कहा था। अब डिफेंस सेक्टर मात्र नेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं रह गया है, बल्कि यह इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जा रहा है, जिसका इकोनॉमी पर मल्टीप्लायर इफेक्ट हो रहा है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने डिफेंस सेक्टर में स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात की और कहा कि डिफेंस सेक्टर में किए जा रहे खर्च को अब सिर्फ खर्च नहीं बल्कि एक निवेश के रूप में देखा जाए विद मल्टीप्लायर इम्पैक्ट। और DAD इस सोच को कैसे साकार कर रहा है, मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी। हमारा फाउंडेशन डे होता है 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर 2023 में उन्होंने हमको कहा था कि एक मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट आप पब्लिश कीजिए जो मार्केट की सप्लाई एंड डिमांड सिचुएशन को समझ के कुछ ऐसी सरकार को आउटपुट दे सके जिसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग सरल हो। लास्ट ईयर 1 अक्टूबर 2024 में उन्होंने कहा था कि आपके डिपार्टमेंट को अब बनना है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फ्रॉम डिफेंस फाइनेंस टू डिफेंस फाइनेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ये जो 2 आदेश मंत्री जी ने दिए थे, उन आदेशों पर काम करते हुए हम लोगों ने पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया है और अपने पूरे डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग को चेंज किया है। अब तक हम 2 मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट निकाल चुके हैं। पहली मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट लास्ट ईयर 1 अक्टूबर को रिलीज़ हुई थी, मंत्री जी ने की थी, और कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस के इनॉग्रेशन पर 7 जुलाई को ऑनरेबल रक्षा मंत्री जी ने दूसरी मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट। तो जब हम बात करते हैं फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स की, तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जनरली डिफेंस एक्सपेंडिचर इतना ह्यूज बजट है 6.8 लाख करोड़, और चर्चा ये होती है कि अरे इतना बड़ा बजट है, पर हमको ये समझना पड़ेगा कि एक ज़माना था जब डिफेंस एक्सपेंडिचर को हम नॉन प्लान मानते थे, किंतु ऐसा नहीं है। अब हमारे विभाग को ये कार्य दिया गया जो हमने किया है 2 मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट में हमने दिखाया है कि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर होता है उसका हमारे देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब ये है कि अगर 1 रुपया हम खर्च करते हैं डिफेंस का, तो उस 1 रुपये की जगह हमारी इकोनॉमी में कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन होता है, वो मल्टीप्लायर इफेक्ट है। तो अभी हम क्योंकि सीमित स्तर पर स्टडी कर पाए हैं, तो हमने एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉडल जो कि कुछ और लोगों ने रिसर्च किया था, उसमें उन्होंने एक मॉडलिंग की थी, उस मॉडल को यूज़ करके इस बार हमने मल्टीप्लायर इफेक्ट निकालने की कोशिश की है। और हमने देखा है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, इस मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट में हमने दिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट, वो 2.4 के लगभग है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरह साइंटिफिकली ये हमने एक मेथोडोलॉजी डेवलप करके निकाला है, पर अगर इंडिकेटिव भी इसको माना जाए, क्योंकि हमने दूसरी स्टडी के बेसिस पे एक फॉर्मूला लेके इसमें फिट किया है, अगर हम इंडिकेटिव माने कि मल्टीप्लायर इफेक्ट 1 से ज़्यादा है, इसका अर्थ ये होता है कि यदि 1 रुपया कैपेक्स में हम खर्च करते हैं, कैपिटल में खर्च करते हैं, देन इंडियन इकोनॉमी एंड GDP पे द इम्पैक्ट इज मोर देन 1। सो इन अ वे इट्स अ प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। सिमिलरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हम करते हैं उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, यदि वो लगभग 1 के पास आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल इकोनॉमी। तो मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट में जैसे हमने कोशिश की है बताने की कि एक तो हम तनख्वाहें देते हैं, आउटसोर्सिंग के थ्रू हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या स्टार्टअप्स को हम किस तरह मदद करते हैं इस एक्सपेंडिचर के थ्रू। तो जब इस तरह के हम उनको मदद कर रहे होते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम देश की इकोनॉमी में स्टार्टअप्स को, MSMEs की को प्रोग्रेस करने का एक रास्ता दे रहे हैं, और उसके बदले एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, वो लोग एम्प्लॉय करते हैं।
तो it has a ripple effect, but the multiplier effect basically is on the Indian economy, how much is every rupee spent in defense is contributing to the economy. Right. That is what we are talking about. राइट सर, कमिंग बैक टू द कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस, इस वर्ष की थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग फाइनेंशियल एडवाइस, पेमेंट्स, ऑडिट एंड अकाउंटिंग थ्रू डिफेंस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। तो ये थीम किस तरीके से विभाग में चल रहे बड़े बदलावों को दर्शाती है? रक्षा मंत्री जी ने एक और बात कही थी इनॉग्रेशन डे पर 7 जुलाई को, दैट अर्लियर डिफेंस बजट्स वर नॉट सीन एज पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, बट नाउ दे आर द ग्रोथ ड्राइवर्स। बीइंग अ कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, आप इसे कैसे देखते हैं? इसके साथ ही एक और सवाल जुड़ता है कि इस वर्ष 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया है, तो ऐसे में इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, 2 चैलेंजेस हमारे सामने हैं। रक्षा मंत्री जी समय समय पर हमें दिशा निर्देश देते हैं, हमारे फाउंडेशन डे पे उनका विजन हमें मिलता है, हमें विद इन अ ईयर उस विजन का पालन करके उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। दूसरा, इस साल जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसमें ईयर ऑफ रिफॉर्म किया जा रहा है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि एक पिछले वर्ष जो रक्षा मंत्री जी ने विजन दिया था वो हम उस पर हम काम कर रहे थे, और उधर हमारे पास ईयर ऑफ रिफॉर्म आ गया। इस साल सबसे बड़ा रिफॉर्म संभवतः यही होगा कि किसी भी सरकारी विभाग में टोटल ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज हो जाएगा। तो हमारा मोटो वही है, अलर्ट, एजाइल एंड एडेप्टिव। उसको प्रयोग करते हुए हम टोटल रीओरिएंट करके अब इस तरह की परफॉर्मेंस रिपोर्ट देंगे जो हम पहले नहीं देते थे। अभी तक बहुत मैसिव कंट्रीब्यूशन हमारा रहा है डेटा एनालिसिस में, अकाउंटिंग में, ऑडिट में, इंटरनल ऑडिट में, लेकिन उससे आगे बढ़ते हुए एक नया एनालिटिकल टूल हम यूज़ करेंगे जिससे प्रेडिक्टिव एनालिसिस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इस तरह के हम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, इस तरह के डिसीजन ले पाएंगे जो लॉन्ग टर्म में बहुत यूज़फुल साबित हो और हमारी देश की इकोनॉमी में जो इम्पैक्ट है हमेशा से होता था, ये पहली बार नहीं हो रहा। रक्षा जो बजट है उसका देश की इकोनॉमी में हमेशा इम्पैक्ट होता था, उसका क्लियर परसेप्शन तब आएगा जब हम उसको एनालिसिस करके रिपोर्ट्स के माध्यम से बताना शुरू करेंगे, तब एक पॉजिटिव चेंज आएगा। वो हम इस साल से आरंभ कर रहे हैं। जी सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर देने की बात की। इसी से जुड़ा है मेरा अगला सवाल, लेकिन उससे पहले मैं अपने लिसनर्स को ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जब हम डिजिटाइजेशन की बात करते हैं तो CDMS हुआ या स्पर्श यानी सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा हुआ, और साथ ही आगे आने वाले समय में संपूर्ण यानी सिस्टम ऑटोमेशन फॉर प्रोक्योरमेंट, पेमेंट एंड यूनिफॉर्म रक्षा अकाउंटिंग, ये सभी मात्र IT अपग्रेड्स नहीं है बल्कि ट्रांसपेरेंसी, ऑटोमेशन और रियल टाइम ओवरसाइट पर आधारित नया गवर्नेंस मॉडल खड़ा कर रहे हैं। सर, मैं जानना चाहूंगी कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के कामकाज को सुलभ करने के साथ ही स्टेक होल्डर्स की समस्याओं के निदान को भी और एम्पलीफाई कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं उस विभाग और उस सर्विस से बिलोंग करता हूं जिसमें पास्ट में बड़े विजनरी लीडर्स रहे हैं। हमारा विभाग अगेन एक ऐसा विभाग है जो कंप्यूटराइजेशन के क्षेत्र में सरकार में वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट्स है। बहुत पहले हमने कंप्यूटराइजेशन स्टार्ट किया था, हॉलरेथ मशीन हुआ करती थी किसी ज़माने में, तब से हमने स्टार्ट किया था, पंचिंग कार्ड हुआ करते थे, हमने तब से स्टार्ट किया था, और आज हम बहुत प्रोग्रेस कर गए हैं। तो ये डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजिकली हमेशा से अपडेटेड और एडवांस रहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि नई जो टेक्नोलॉजी है, नए जो बदलाव हैं, उनको भी हम अडॉप्ट करें और आगे बढ़ें। इसमें बढ़ते हुए हमारे यहाँ कुछ एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हम लोग कर रहे हैं। स्पर्श एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इसके बाद एक दूसरा प्रोजेक्ट जो हम करने जा रहे हैं वो है संपूर्णा। संपूर्णा टोटल एंड टू एंड ऑटोमेशन कर देगा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का। नाउ अब वो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का ऑटोमेशन एक शब्द हो गया, किंतु उसमें जो एक्चुअल काम होने जा रहा है वो ये है कि सारा डेटा रिलेटिंग टू प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग एंड पेमेंट एक जगह केंद्रित होकर हमको वो संभावनाएं पैदा करेगा जो हम कंप्लीट मार्केट एनालिसिस करके वेंडर्स का, जिनको हम पार्टनर्स के रूप में देखते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड, डिफेंस सर्विसेज की रिक्वायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिक्वायरमेंट और हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, इन सबको एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे, एक ऐसा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करेंगे। लेकिन इस लार्ज स्केल डेटा को वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस का प्रयोग करना पड़ेगा। ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है, डेटा एनालिटिक्स हमने शुरू कर दिया है और बड़ी अच्छी अच्छी रिपोर्ट निकल कर आ रही हैं हमारे लिए और मंत्रालय के लिए बहुत यूज़फुल साबित हो रही हैं। बट इसको लार्ज स्केल पे एक सिस्टमिक चेंज के रूप में हम लाएं, वो बड़ा हमारा उद्देश्य रहेगा। सेंट्रली हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, वो पूरे देश का जो अभी डेटा हमारा स्कैटर्ड है उसको एक जगह ले आएगा, और एक सेंट्रल पे सिस्टम। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है वो स्पर्श, क्योंकि स्पर्श लॉन्च हो चुका है कि इस देश में केंद्रीय सरकार में 64 लाख लगभग पेंशनर हैं
उनमें से 32 लाख पेंशनर स्पर्श के माध्यम से डिफेंस पेंशनर है, जिनका पेमेंट स्पर्श के माध्यम से होता है। स्पर्श एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें शुरुआत से पेंशन के शुरुआत से प्रोसेसिंग, सैंक्शन से लेके पेमेंट तक सभी कार्य स्पर्श के माध्यम से किया जाता है। पहले जो डिसबर्समेंट, पहले हम लोग पेंशन सैंक्शन करते थे और डिसबर्समेंट होता था पूरे देश में, बहुत सारे बैंक्स हैं, ट्रेजरी ऑफिस हैं या अदर संस्थान हैं, उनके थ्रू लगभग 14,000 इस तरह के संस्थान थे जिनके थ्रू ये पेमेंट होती थी। और उसमें ये होता था कि पेंशनर का जो डेटा था वो उसको पता नहीं होता था। वो कभी अगर चाहे जाए किसी ऑफिस में कहे कि दिखाइए मेरा डेटा क्या है, पत्नी का नाम ठीक है या नहीं है, मेरी डेट ऑफ बर्थ ठीक, पर ऐसा कोई सोचता नहीं था। हर एक को लगता था कि मेरा डेटा ठीक ही होगा। लेकिन समस्या आती थी जब कभी कभी पेंशनर की डेथ होती थी और उनकी फैमिली पेंशन देने का समय आता था, तब हमें दिखता था कि अरे डेटा तो इनकरेक्ट है, और उस करेक्ट करने में समय लगता था। तो जो फैमिली पेंशनर है उसको कष्ट होता था। इन परेशानियों को दूर करने के लिए स्पर्श बनाया गया। आज की तारीख में स्पर्श एक टोटली सेंट्रलाइज पोर्टल है। सारा पेंशन का डेटा एक जगह अवेलेबल है। पेंशनर अपने घर में बैठ के, उसको हमने इन्वॉल्व कर लिया, पेंशन सैंक्शन की स्टेज पे इन्वॉल्व करते हैं। अब पेंशन सैंक्शन से पहले पूरा डेटा हम उसको दिखाते हैं, उसको पूछते हैं कि क्या तुम्हारा डेटा करेक्ट है। जब वो वेरीफाई करता है हाँ करेक्ट है, उसके बाद हम सैंक्शन करते हैं, वो डेटा उसके पास जाता है। उसके बाद भी यदि कोई परेशानी आती है तो 24 घंटे उसको वो डेटा हर समय अवेलेबल है अपने सामने, कभी भी वो अपना डेटा देख के उसको करेक्ट करा सकता है। स्पर्श के लिए मुझे अगेन ये कहने में हर्ष होता है दैट वी आर प्रॉब्ली वन ऑफ द यूनिक डिपार्टमेंट्स इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच गोज टू द डोर स्टेप्स ऑफ द पेंशनर्स। जी सर, स्पर्श वाकई में एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। क्या आपका ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आपने ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर महसूस किया हो कि ये प्रोजेक्ट, ये स्पर्श दरअसल लोगों की ज़िंदगी बदल रहा है? जब आप पेंशनर से मिलते हैं तो उनका क्या रिएक्शन रहता है अब? हम लोग हर साल अनेक कार्यक्रम करते हैं जिसे हम पेंशन आउटरीच प्रोग्राम बोलते हैं, जिसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं इवेंट्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाके और वहाँ के लोकल पेंशनर से मिलते हैं, ऑन द स्पॉट उनकी समस्या का समाधान करते हैं। दिस प्रोग्राम इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल टू द पेंशनर्स एंड टू अस। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशंस आती हैं। हर एक प्रोग्राम में जाने से पहले हमें बड़ी तैयारी करनी होती है। और अभी एक रिसेंटली हम तिरुचिरापल्ली में करके आए हैं। आपको सुनकर खुशी मिलेगी कि जब हम इस कार्यक्रम में जाते हैं, हम बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, किसी 80 साल 85 साल उम्र है, महिला है, पति की मृत्यु हो चुकी है, उसको पता ही नहीं था कि उसको एक्चुअली पेंशन ज़्यादा मिलनी थी। और जब हम वो कैलकुलेट करके चुपचाप निकालते हैं कि अरे इसे तो 20-25 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलने चाहिए थे, उस कार्यक्रम में जाके जब हम चेक प्रेजेंट करते हैं तो उसको बहुत खुशी होती है, क्योंकि उसको नहीं पता था कि 20-25 लाख उसके हैं। तो करोड़ों रुपए की हम ऐसी पेमेंट कर चुके हैं जो पेंशनर को नहीं पता थी, और यदि पुराने सिस्टम में चलता उसको कभी नहीं पता होता। स्पर्श के माध्यम से we are now able to find out what are the problems, we are able to correct the problems, we are able to generate areas, we are able to make these payments to the pensioners on the spot. That is the most satisfying. And एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। हमारे पास लगभग पूरे देश में 206 स्पर्श सर्विस सेंटर है। इसके अलावा हमारे कम्युनिटी सर्विस सेंटर्स हैं, करीब 4 लाख से अधिक। इंडियन पोस्टल बैंक्स हैं और करीब 16 बैंक्स के साथ हमने MOU किया, जिसके माध्यम से हमने पूरे देश में स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम करते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। मैं जब भी कहीं विजिट करता हूं तो मैं स्पर्श सर्विस सेंटर में ज़रूर जाता हूं। अभी रिसेंटली मैं एक सर्विस सेंटर में गया था चंडीगढ़ में। वहाँ 2 बहुत बुज़ुर्ग लोग मुझे मिले। एक बहुत बुज़ुर्ग महिला थी, वो शायद देख भी ठीक से नहीं पा रही थी, चल भी नहीं पा रही थी। उनके साथ एक व्यक्ति खड़े थे। हमने कहा आप यहाँ क्यों आए हैं? उन्होंने कहा मैडम सर हम इनका लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड करने आए हैं। तो हमने कहा इसके लिए आप यहाँ क्यों आए, घर बैठे कर सकते थे। उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। वो बोले सर महीने में एक बार माता जी का मन करता है कि आएँ और आपके लोगों से मिलें, क्योंकि आपके लोग बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। तो वो इसी बहाने मिलना भी हो जाता है और आपके लोगों से भी मिल लेती है, उनकी समस्या का भी समाधान होता है। जो दूसरे एक बुज़ुर्ग थे उनसे हमने पूछा आप क्यों आए हैं, तो उन्होंने हमको कहा, बड़ा अच्छी लगा मुझे सुन के, उन्होंने कहा मैं ये जो आपके 3-4 लोग काउंटर पे बैठे हैं ना, मैं इनकी स्माइल्स देखने आता हूँ, क्योंकि जब मैं अपनी बात लेकर आता हूँ इतने स्माइल करके ये इसको अटेंड करते हैं कि मेरा दिल खुश हो जाता है। मुझे लगता है अगर इस तरह की सर्विस अप्रोच हमारी रहेगी, आउटरीच प्रोग्राम रहेगा, हमारे लिए स्पर्श का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो ये है कि जिस दिन सभी 100% पेंशनर्स के चेहरे पर मैं एक मुस्कान देख पाऊंगा, उस दिन मेरे को लगता है हमारे विभाग के लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन होगा। विश्वास रखिए, इस दिशा में हम पूरा कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। राइट सर, टेक्नोलॉजी के साथ साथ ह्यूमन टच भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में आमजन की सेवा के लिए DAD के कर्मचारियों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग का काम कैसे किया जा रहा है? जो इतना बड़ा चैलेंज मैंने आपको बताया है, हमारा पूरा विभाग जब इतना बड़ा परिवर्तन ले रहा है, ये डिविजन डॉक्यूमेंट रिलीज़ हो चुका है। रिलीज़ होने के बाद हमारा मिशन स्टेटमेंट रिलीज़ हो गया है, मोटो रिलीज़ हो गया है।
अब रिलीज़ होने के बाद ये हमारा उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति टोटली रीओरिएंट हो जाए इस दिशा में। तो हमने क्या किया, पिछले 1-2 वर्षों से पहले से ही हमने कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू कर दिए थे। डिफेंस, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में हम लोगों ने ऑलरेडी कोर्सेज कंडक्ट करने, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स स्टार्ट कर दी हैं। पूरे डिपार्टमेंट में अवेयरनेस फैला दी है। IDS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, ओरिएंटेशन स्टार्ट हो गया। और मुझे बड़ी खुशी मिली कि हमारा प्रोबेशनर्स का बैच, जो पिछला बैच था, उन लोगों के बैच के वैलिडिक्शन में मैं गया था तो एक बड़े यंग प्रोबेशनर ने, जिसको हमने कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस में खड़ा किया। कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस नॉर्मली में बड़े सीनियर ऑफिसर्स आते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव लेवल के, जो अपनी बातें रखते हैं। बट इन लोगों ने इतना अच्छा एक नया आइडिया दिया डेप्थ थिंक्स का, जिससे डिफेंस, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से उन लोगों ने जोड़ा कि हम किस तरह से अपने डेटा को मैनेज करके डिफेंस, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं। तो एक अवेयरनेस तो फैल चुकी है, लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। एक है ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक है रीओरिएंटेशन, एक होता है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट और उसको इंटरनलाइज करना। तो कल्चरल चेंज बहुत ज़रूरी है। इन सभी दिशा में हम एक साथ काम कर रहे हैं। इसीलिए इस बार की कंट्रोलर कॉन्फ्रेंस हर बार की कंट्रोलर कॉन्फ्रेंस से बहुत डिफरेंट है। हमने 8 मनन सत्र इसमें रखे हैं। एंड इन ऑल दीज सेशंस, इफ यू लुक एट दी पीपल हु आर कमिंग एंड टॉकिंग, दे आर ऑल बिग थॉट लीडर्स इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज। दे आर ऑल एक्सपर्ट्स and everybody is coming and sharing their views about the area of expertise that they have. So therefore that is leading to a very different kind of conceptual change, structural change in the thinking of the department and the officers. So that's the objective. Agree, sir. Sir, India's contribution to UN peacekeeping forces is globally respected. Defense Accounts Department plays a crucial role behind the scenes. Could you share how our financial officers manage this responsibility and maintain India's credibility at such a global level? You are aware that in UN peacekeeping force, India is one of the largest contributors and we have made a very big impact. And of course, defense services are the ones who do the main job of peacekeeping. But in all the peacekeeping missions where Indian forces are going, we are also sending an IDS officer. हमारा एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पेमेंट्स की होती है, अकाउंटिंग की होती है, वो तो है ही। लेकिन जब आप UN के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आपके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं। You have to maintain those international standards of accounting and financial management and payment which are acceptable to the United Nations. And in order to make sure that the payment that we receive from them for the services that we have done, department plays a very, very crucial role. So these officers who are sent on UN peacekeeping missions, they are playing a very, very important role in 1, making timely payment to the officers and soldiers there, 2, maintaining a very high standard of accounting, 3, the whole financial management concept and the whole process of accounting which is acceptable to UN, and then getting reimbursement from the UN. So that's the whole process in which we are involved. That's quite a substantial task. हम लोग पीछे रह के कार्य करते हैं, लेकिन in terms of financial management in UN peacekeeping missions, we are playing an important role. Right, sir. सर, भारत के रक्षा निर्यात यानी डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं और हमारा देश अब ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एक मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरा है। ऐसे में इस बदलते हालात को देखते हुए हम जानना चाहेंगे कि इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर्स कैसे रक्षा खरीद को और ट्रांसपेरेंट और मजबूत बनाने में मदद कर रहे हैं, और वो कैसे तय करते हैं कि ये जो पैसा है, ये जो बजट है, वो समझदारी से खर्च हो और हमारे रणनीतिक हित भी पूरे हों। देखिए, डिफेंस एक्सपोर्ट्स में वी आर रियली डूइंग अ गुड जॉब। ऑलरेडी हम लोगों को 23,000 करोड़ एक्सीड कर चुके हैं। 29 तक हम लोग 50,000 करोड़ का MOD का टारगेट है। बट जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हमारे होते हैं, उनका मेन रोल होता है प्रोक्योरमेंट। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक यूनिक सिस्टम है जहाँ इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइज़र डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के साथ एंड टू एंड जुड़े होते हैं। तो हमारे 2 फंक्शन होते हैं, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइस एंड कंट्रोलर डिफेंस अकाउंट्स। इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइज़र पूरे डिसीजन मेकिंग में जुड़े होते हैं, from the start of the procurement process till the time order is placed and supplies are received and bill is generated. एक बार जब बिल जनरेट हो जाता है तब उसकी पेमेंट का प्रोसेस शुरू होता है, जहाँ कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स आते हैं। बिकॉज कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल एडवाइजर दोनों सेम डिपार्टमेंट के हैं, सेम सर्विस के हैं। देयर इज एन एंड टू एंड इंटीग्रेशन, देयर इज टोटल इंटीग्रेशन इन द होल प्रोसेस। इट्स अ सीमलेस फ्लो ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो इंश्योर करे कि जो भी प्रोक्योरमेंट हो रहा है उसमें 3 E's की रिस्पेक्ट की जाए, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस, बट फाइनेंशियल प्रोप्राइटी। जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है ये बहुत डिफरेंट तरह का प्रोक्योरमेंट है। तो ये नॉर्मल प्रोक्योरमेंट होता नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, इसकी नीड्स अलग हैं, इसके स्टेप्स बहुत डिफरेंट है। तो उसमें डिफेंस फाइनेंशियल एडवाइज़र जो हम लोग के होते हैं वो इतने ज़्यादा इंटीग्रेटेड होते हैं। वी अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज, वी इंटीग्रेट विद देम, वी सिट विद देम, वी ग्रो विद देम।
जब IDS ऑफिसर सर्विस ज्वाइन करता है टिल द टाइम ही रिटायर्स, ही स्टार्ट्स ग्रोइंग विद द डिफेंस सर्विसेज. वी अंडरस्टैंड द एथोस एंड कल्चर ऑफ ईच अदर, एंड देयरफॉर इट्स अ वेरी वेरी integrated process where decision making is done. The role of financial advisor is to make sure that value for money, 1, 2, propriety is maintained, 3, all the government rules and procedures are followed, and also the operational requirements are met. You know, you cannot continue to stick to the rules and make sure कि आपके रूल तो फॉलो हो जाएं बट ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट फॉलो ना हो, ये नहीं हो सकता है. जो डिफेंस की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है, दे आर वेरी डिफरेंट, एंड वही हमारा मोटो और इस बार का मिशन स्टेटमेंट है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोक्योरमेंट का. हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोक्योरमेंट का किसी प्रोडक्ट को ख़रीदना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोक्योरमेंट का है नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट. तो अगर वो हमारे दिमाग में लेकर हम चलेंगे, पूरी तरह से इंटीग्रेट करेंगे सर्विसेज के साथ, तो हमारी जो कार्य प्रणाली है इट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल वे फाइनेंशियल एडवाइजर्स फंक्शन. And therefore, the role of financial advisor in the whole procurement cycle and even at the stage of planning will be very different. जी सर, आज आपने हमारे लिए समय निकाला और डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के बारे में काफ़ी कुछ बताया. समय आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले सर, आने वाले समय को देखते हुए आप हमारे पॉडकास्ट रक्षा सूत्र के जरिए हर सैनिक या पूर्व सैनिक या फिर अधिकारी या आमजन को क्या संदेश देना चाहेंगे? खासतौर पर डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के काम को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह ये विभाग उनके हितों की रक्षा कर रहा है और भविष्य में भी उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है? डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट की तरफ से 2 बातें कहना चाहूँगा. एक, हमारा डिपार्टमेंट इस साल बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, स्ट्रक्चरल, इंस्टीट्यूशनल, प्रोसीजरल, कल्चरल, कैपेसिटी बिल्डिंग, एवरी फील्ड. देयरफॉर विल बी अ वेरी डिफरेंट फेस विद इन 1 ईयर. दैट इज़ व्हाट. टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हमारा एक ही डायरेक्शन में हो रहा है इन ऑर्डर टू मीट द नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ. इस पूरे गेम में, इस पूरे प्रोसेस में हमारे, जिनको आप स्टेक होल्डर बोल रहे हैं, उनको हम स्टेक होल्डर ना बोल के पार्टनर्स बोलना चाहेंगे. तो हमारे पार्टनर्स न केवल सर्विसेज हैं, हम खुद भी जो हमारे एम्प्लॉयज़ एंड ऑफिसर्स हैं वो भी हमारे पार्टनर्स हैं. जो इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, स्टार्टअप्स हैं, या जो लोग एम्प्लॉयड हैं, वो सब इस पूरे प्रोसेस में पार्टनर हैं. अगर हमारी अप्रोच स्टेक होल्डर से चेंज होगी, जो कोई एक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है, वहाँ से चेंज होकर एक पार्टनरशिप की कॉन्सेप्ट की तरफ चेंज होता है, तो हम सबके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो कॉमन हो जाएंगे, अलाइंड हो जाएंगे. और अगर ऐसा हम लोग कर पाए तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि इंडस्ट्री का, गवर्नमेंट का, डिपार्टमेंट का, सर्विसेज का, सभी का ऑब्जेक्टिव जब एक हो जाएगा, तो उसके लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको किस तरह की, जैसे कि कैश फ्लो से रिलेटेड उनकी क्या समस्याएं हैं, प्रोक्योरमेंट में उनकी पेमेंट से संबंधित क्या समस्याएं, उनको भी समझना पड़ेगा, उनका सॉल्यूशन भी देना पड़ेगा, और इस तरह से देना पड़ेगा कि सभी को एक तरह से एक्सेप्टेबल हो और हम सब मिलके एक साथ एक दिशा में चल पाएँ. टोटल रीअलाइनमेंट. थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए समय निकाला, हमसे बात की और डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के बारे में बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज हमारे लिसनर्स को दी. इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. धन्यवाद. जय हिंद. दोस्तों, आज डॉक्टर मयंक शर्मा सर ने जो बातें साझा की, उनसे साफ है कि रक्षा बजट अब सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक जरिया है. ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस हम आपको सुनाते रहेंगे रक्षा सूत्र के माध्यम से. मिलती हूँ अगले एपिसोड में, लेकिन एक चीज और, आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें. और हाँ, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए मेहमान के साथ. तब तक के लिए मैं शैलजा आपसे विदा लेती हूँ. धन्यवाद. जय हिंद.